हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज भी मैंने 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर वीडियो अपलोड किया है। आज का ये मेरा वीडियो जनरल नोट्स फॉर सिविल इंजीनियर की एक सीरीज़ है जिसका ये 5वां पार्ट है, पार्ट 5 है। इसके पहले जो मैंने 4 पार्ट अपलोड किए थे जनरल नोट्स फॉर सिविल इंजीनियरिंग के, उसमें जो आपका मुझे प्यार मिला उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। जो मेरे दोस्त मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर रोज़ एक नया वीडियो अपलोड करता हूँ जो होता है बेसिक नॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है 20 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सिविल इंजीनियर्स और जनरल नोट्स फॉर सिविल इंजीनियर्स पार्ट 5। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है व्हाई इज फाउंडेशन प्लेस बिलो ग्राउंड लेवल। दोस्तों, इंटरव्यू में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, इसके लिए मैंने आज के वीडियो की शुरुआत ऐसे ही सवालों से की है। तो आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बिल्डिंग का फाउंडेशन जो होता है वो ग्राउंड लेवल के नीचे ही क्यों होता है। तो उसका जवाब आपको देना है कि बिल्डिंग को या किसी भी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, तभी वो अपनी जगह पर सालों साल खड़ा रह सकता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर के या बिल्डिंग के फाउंडेशन को अगर आप बिलो ग्राउंड लेवल प्लेस करते हैं तो उससे स्ट्रक्चर को एंकरेज मिलता है, जिससे स्ट्रक्चर को या बिल्डिंग को अर्थक्वेक, फ्लड, टॉर्नेडो, विंड इन सबसे सुरक्षित रहता है। कंस्ट्रक्शन को लेवल सरफेस प्रोवाइड करने के लिए भी फाउंडेशन को बिलो ग्राउंड लेवल प्लेस किया जाता है। तो बिलो ग्राउंड में फाउंडेशन को प्लेस करने से स्ट्रक्चर को या बिल्डिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है, इसलिए फाउंडेशन को डीपली ग्राउंड में प्लेस किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज स्टड इन शटरिंग। तो दोस्तों, स्टड यह एक वुडन मेंबर होता है जो शटरिंग में वर्टिकली प्लेस किया जाता है, जो कि आपके शटरिंग मटेरियल को अलाइन में रख के उसे सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्टड को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक इमेज भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि स्टड किसे कहते हैं शटरिंग मटेरियल में, और शटरिंग में स्टड का क्या उपयोग होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज डोरमर विंडो। तो दोस्तों, जो विंडो स्लोपिंग रूफ वाली बिल्डिंग्स को प्रोवाइड की जाती है उसे डोरमर विंडो कहते हैं। रूफ विंडो को ही डोरमर विंडो भी कहा जाता है। डोरमर यह एक आर्किटेक्चरल टर्म है दोस्तों। डोरमर का मतलब, डोरमर यह एक रूफ स्ट्रक्चर होता है। तो डोरमर विंडो जो है वो एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो स्लोपिंग रूफ कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है। यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा डोरमर विंडो की, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो ये देखिए दोस्तों, ये है डोरमर विंडो। ऐसे स्लोपिंग रूफ में ये डोरमर विंडो दी जाती है, या स्लोपिंग रूफ में जो विंडो होती है उसे डोरमर विंडो कहते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज सीलिंग हाइट। तो दोस्तों, सीलिंग हाइट यानी फ्लोर लेवल से सीलिंग की जो हाइट होती है उसके बीच में जो जितनी दूरी होती है, जितना डिस्टेंस होता है, उसे सीलिंग हाइट कहा जाता है। अगर आप 2 स्लैब के बीच में खड़े हैं तो स्लैब फ्लोर से ऊपर वाले स्लैब का जो बॉटम है या सॉफिट है, वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे सीलिंग हाइट कहते हैं। लेकिन अगर आपको FFL से यानी फिनिश फ्लोर लेवल से सीलिंग हाइट कितनी है ये अगर पूछा जाए, तो आपको जो स्लैब का सरफेस होता है उसके ऊपर जो फिनिश लेवल आने वाली है, जो टाइल्स या मार्बल या ग्रेनाइट जो भी आप फ्लोरिंग में लगाने वाले हैं, उसका लेवल घुमाना पड़ेगा और उस लेवल से आपको सीलिंग हाइट मेजर करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको टाइल्स का, ग्रेनाइट का या मार्बल का बुल मार्क्स या धड़ा या ठिया वहाँ पे बनाना होगा, और उसके बाद आपको सीलिंग हाइट मेजर करनी होगी, तब जाके आपको फिनिश फ्लोर लेवल से सीलिंग हाइट मालूम पड़ जाएगी। तो दोस्तों, FFL भी ध्यान में रखिए, फिनिश फ्लोर लेवल। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज सॉफिट? अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताते वक्त ही बताया था कि स्लैब का सॉफिट। तो देखते हैं सॉफिट किसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सिर्फ आर्च के नीचे आने वाली सरफेस को सॉफिट कहते हैं ऐसा मेंशन किया है, लेकिन स्लैब, बीम, इनका भी जो बॉटम होता है, जो बॉटम सरफेस होता है, उसे भी बीम सॉफिट या स्लैब सॉफिट कहा जाता है। मान लीजिए अगर आप किसी स्लैब के नीचे हैं तो ऊपर आपको जो स्लैब का बॉटम दिख रहा होगा उसे स्लैब का सॉफिट कहा जा सकता है, या बीम जो दिखाई देगा उसे बीम का जो बॉटम वाला पोर्शन है उसे बीम सॉफिट कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज बोनिंग रॉड? दोस्तों बोनिंग रॉड का उपयोग प्राचीन काल से चला आ रहा है। बोनिंग रॉड का उपयोग लेवल इस्टेब्लिश करने के लिए यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस सेट करने के लिए किया जाता है, या जहां पर ज़्यादा स्लोप वाली जगह है, ढलान है, वहां पर बोनिंग रॉड का उपयोग किया जाता है। ज़्यादातर कैनाल और रोड के कामों में सेटिंग आउट करने के लिए बोनिंग रॉड उपयुक्त है। डाइक कंस्ट्रक्शन यानी बांध, डैम के कामों में भी बोनिंग रॉड का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ स्टेयर शुड नॉट हैव पिच मोर देन 40 डिग्री। तो दोस्तों स्टेयर्स इस टॉपिक के ऊपर मेरा हिंदी और मराठी दोनों लैंग्वेज में वीडियो अपलोड किया हुआ है। फिर भी यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने की वजह से मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किया है। पिच को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक इमेज शो करता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि पिच किसे कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट इज HVAC सिस्टम? तो दोस्तों HVAC यह एक सेपरेट और बड़ा टॉपिक है। तो फिलहाल मैं आपको एक ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ HVAC के बारे में, वो आपको ध्यान में रखनी है। HVAC का मतलब है हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशंस। HVAC का ये लॉन्ग फॉर्म बस आपको याद रखना है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में, बड़ी बड़ी कंपनियों में HVAC एक अलग डिपार्टमेंट होता है। उसके लिए ये कामों के लिए एक MEP इंजीनियर्स अपॉइंट किए जाते हैं। अगर आपको HVAC के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है वही कमेंट्स करें कि आपको HVAC के ऊपर वीडियो चाहिए या नहीं। क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था कि मेरे वीडियो के जो व्यूअर्स है उसमें 100 में से 50% लोग ऐसे हैं कि जो मेरा वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि अगर आप मेरे हर वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो आपको अच्छे भी लगते हैं, तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ एक बटन तो दबाना है यारो, उससे मुझे क्या एक दिन में लाखों रुपए मिलने वाले हैं? नहीं ना। लेकिन होता क्या है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई, लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, यानी उनको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं। तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे उनके लिए वीडियो अपलोड करना चाहिए। नहीं तो अगर आप लोग मुझे अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे, तो मुझे क्या लगेगा कि कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, तो क्यों वीडियो बनाऊं? सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज़। दोस्तों ये सब्सक्राइब वाली बात मुझे बीच में ही क्यों बोलनी पड़ी, उसका भी रीज़न बताता हूँ आपको। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन होती है बस उतना ही देखते हैं, आगे फॉरवर्ड करते हैं और वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं। जबकि मैं हर बार लास्ट में ही बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि लोग वहाँ तक वीडियो देखते ही नहीं है, इसलिए मेरी बात उनके पास पहुँचती नहीं है, इसलिए मुझे ये बातें बीच में बोलनी पड़ी। तो दोस्तों फिर आते हैं हम लोग आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। व्हाट आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ टैंपिंग रॉड यूज इन क्यूब फिलिंग और क्यूब टेस्ट? तो दोस्तों एज पर IS कोड 2386 टैंपिंग रॉड जो होता है उसका डाया 16 mm होता है विथ राउंडेड एज। मैं इमेज द्वारा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों टैंपिंग रॉड जब भी हम लोग क्यूब टेस्ट करते हैं, क्यूब में जब भी कंक्रीट डाल के फिल करते हैं, स्लम कोन टेस्ट करते हैं, उस समय टैंपिंग रॉड की हमें ज़रूरत होती है। टैंपिंग रॉड के बारे में भी मैंने स्लम टेस्ट का जो वीडियो अपलोड किया था उसमें डिटेल्स दी हुई है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड टू रीइंफोर्समेंट। यह एक कॉमन सवाल है दोस्तों, जो हर इंटरव्यू में हर सिविल इंजीनियर को, फ्रेशर इंजीनियर को पूछा जाता है। तो दोस्तों आपको बस यही जवाब देना है, कंक्रीट कवर रीइंफोर्समेंट को कोरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है और टू प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट फायर के लिए भी कंक्रीट कवर रीइंफोर्समेंट में यूज किया जाता है। इसलिए शटरिंग और रीइंफोर्समेंट के बीच में जो कवर दिया होता है, क्लियर कवर दिया होता है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि सीमेंट एक्सपायरी डेट। तो दोस्तों बाकी चीज़ों की तरह सीमेंट का भी एक्सपायरी डेट होता है। सीमेंट बैग के ऊपर आपको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी वीक और ईयर मालूम होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से आपको 3 महीने के अंदर सीमेंट का कंजम्पशन करना होता है, 3 महीने के भीतर सीमेंट यूज करना होता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज मिनिमम हुक लेंथ एज पर IS कोड। तो दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू में हुक लेंथ के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना है कि एज पर IS कोड मिनिमम हुक लेंथ इज 75 mm। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज स्लेंडरनेस लिमिट फॉर कॉलम। तो दोस्तों इसका आंसर आपको ये देना है कि जिस कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो या स्लेंडरनेस लिमिट लेस देन 12 होती है उसे शॉर्ट कॉलम कहा जाता है, और जिस कॉलम का स्लेंडरनेस रेशियो या स्लेंडरनेस लिमिट ग्रेटर देन 12 होती है उसे लॉन्ग कॉलम कहते हैं। मैंने व्हाट इज शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम इस वीडियो में शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम दोनों की डिटेल में जानकारी दी है। वो कॉलम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है उसकी भी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल सकती है। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये पॉइंट मैंने इसके लिए मेंशन किया है क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया था। हमेशा एक बात ध्यान में रखिए कि मेन बार के ऊपर ही हमेशा सेकेंडरी बीम बार प्लेस होता है। तो जब भी आप बीम चेक करने जाएं, बीम का रीइंफोर्समेंट चेक करने जाएं, तब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा जो बड़ा डाया होता है उसके ऊपर ही छोटा डाया रेस्ट होना चाहिए या प्लेस होना चाहिए। ये नॉर्मल पॉइंट है दोस्तों, लेकिन कभी कभार घाई में काम करने के वजह से फिटर्स इसमें गलती कर सकता है। तो बस आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बाइंडिंग वायर शैल बी 16 gauge 1.6 mm soft anneal steel wire free from rust and other contaminant। तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि बाइंडिंग वायर का गेज कितना होता है, तो आपको बताना है 16 गेज या 1.6 mm। साथ में आप ये एडिशनल ये भी बता सकते हैं कि बाइंडिंग वायर जो होती है वो रस्ट फ्री होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, व्हेन कास्टिंग कॉलम्स वॉल्स और बीम of depth 700 mm or more, a layer of rich cement mortar should be placed first. This is to avoid accumulation of gravel in the bottom layer and to have a better bond। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि जब भी आप 700 mm से ज़्यादा डेप्थ वाले कॉलम, वॉल या बीम का कास्टिंग करते हैं तो कंक्रीटिंग के पहले उसमें एक थिक सीमेंट मोर्टार पेस्ट डालना ज़रूरी होता है ताकि उसमें अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो सके, दो कंक्रीट सरफेस में अच्छी तरह से बॉन्डिंग हो सके। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है दोस्तों, क्यूरिंग ऑफ फुटिंग टॉप RCC वॉल्स, कॉलम्स एंड एक्सटर्नल बीम फेस शैल बी डन बाय कवरिंग देम विद गनी बैग्स और हेसन and keeping wet constantly for complete curing period of 7 days। तो दोस्तों ये पॉइंट मैंने इसके लिए मेंशन किया है ताकि आपको अगर क्यूरिंग के ऊपर कोई सवाल पूछा जाए तो उसका आंसर आपको आना चाहिए। हालांकि टाइप्स ऑफ क्यूरिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप वो वीडियो देख के क्यूरिंग के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। तो आपको बस इतना समझना है कि क्यूरिंग मिनिमम 7 डेज होनी चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है compaction of concrete shall be done by mechanical vibrators। Proper care shall be taken to avoid segregation and honeycombing।
तो दोस्तों आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हनी कॉम्बिंग और सेग्रीगेशन ना आए, इसके लिए आप क्या करेंगे। उसी सवाल के आंसर के लिए मैंने ये पॉइंट्स मेंशन किया हुआ है। चलते हैं दोस्तों आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर डीपीसी प्रोवाइडेड। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा डीपीसी मतलब डैम प्रूफ कोर्स। तो जनरली डैम प्रूफ कोर्स जो होता है वो रेसिडेंशियल और पब्लिक बिल्डिंग जो होती है उनके प्लिंथ लेवल तक होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगे कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने दोस्तों आज का वीडियो अपलोड किया है। और अगर आप मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।